हसन नसरुल्लाह ने यानी हिजबुल्लाह के लीडर ने इजराइल को धमकाते हुए कहा है कि ठीक है, अगर इजराइल लेबनान यानी हमारे ऊपर अपने हमलों को बढ़ाना चाहता है, हम पर अपनी ताकत और रौब दिखाना चाहता है, तो कान खोलकर इजराइल सुन ले, जवाब में उसके कान पर जोरदार तमाचा पड़ेगा और वो आगे भविष्य में इस तमाचे को याद रखेगा। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी धमकी हसन नसरुल्लाह की ये है जिसको सुनने के बाद इजराइल भी सख्ते में आ गया है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं ना, उसका सामना करने का सोच भी नहीं सकता इजराइल, और इजराइल उसका सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, हमास के इतने ख़तरनाक हमले के बाद अगर हमास से 10 गुना पावर वाला कोई ग्रुप कह रहा है कि भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं वो इजराइल सोच भी नहीं सकता, तो ये धमकी इजराइल के लिए कितनी बड़ी है। यूएन ने बताया कि 20,000 बच्चे इस जंग के दौरान पैदा हुए हैं और 1 लाख से ज़्यादा, लगभग 1.5 लाख कुपोषण का बच्चे शिकार हो गए हैं। 27 दिन बाद जब बाइडन की नेतन्याहू से बात हुई तो फिर से फ़ोन पर नेतन्याहू से बाइडन ने कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ज़रूरी है। आपको बता दूं कि बेंजीवीर जो कट्टरवादी नेता है, उसने मीडिया पर बात करते हुए साफ तौर से कहा कि हमें एक ऐसा प्लान लाना चाहिए जिस ऑफ़र के मुताबिक इजरायली गाज़ा में जाकर रहने लगे और फ़लस्तीन के लोग वहाँ से भाग जाएं और इजराइल की सेना को गाज़ा को पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लेना चाहिए। צריך לתת להם את הגב להכריעה. אוקיי, אני מחדד איתך. אתה כתבת היום, נתניהו מונע את הכרעת חמאס. תסביר בבקשה. האם ראש הממשלה מונע את הכרעת חמאס? אני כתבתי היום שהסיפור הזה של לתת תרופות, כאשר אתה לא בודק אותם, זו הזיה. אנחנו עכשיו בשעות האחרונות גם מבינים שכבר יש מי שגורם בליכוד, שכנראה לא הספיקה לו כל הקונספציה שהייתה, הוא עכשיו מנהל מסע ומתן אם יש עתיד, כדי להכניס גם אותם לממשלה על חשבוני. אז אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. כן, התפיסה שלי שונה. כן, אני במשך כל 9 חודשים שקדמו למלחמה, אמרתי להם, חברים, חמאס לא מורתע, חייבים לחזור לסיכולים ממוקדים, חייבים לנצח את החמאס על כל טיל 50 טילים. היו מי שמידר אותי, היה מי שזלזל בי, היה מי שלא הבין, היום העם מבין. אני מקווה שאותם גורמים בליכוד לא מחזירים אותנו. אבל הביקורת הזאת תוך כדי מלחמה. एक और बड़ी खबर आपको देना चाहूँगा। हमास की एक टीम यानी डेलीगेशन जो है रशिया पहुंची है। रूस से उनकी बातचीत हुई। रशिया ने डिमांड करी है कि जितने भी आपके पास कैदी हैं उनको रिहा करें। एज यूजुअल अब सबको पता चल चुका है कि नेतन्याहू जानबूझकर इस जंग को बढ़ा रहा है ताकि वो सत्ता में बना रहे। नेतन्याहू ने फिर ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि ये जंग अगले कई महीनों तक चल सकती है। לכן לא נתפשר על פחות מניצחון מוחלט. ניצחון מוחלט מחייב את חיסול ראשי הטרור והשמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. ניצחון מוחלט מחייב את השבת חטופינו הביתה. ניצחון מוחלט מחייב שעזה תהיה מפורזת בשליטה ביטחונית מלאה של ישראל, ושליטה ישראלית על כל מה שנכנס לעזה. אלה הם גם תנאי יסוד ליום שאחרי. עכשיו אני אומר בפשטות, ביושר. הניצחון ייקח עוד חודשים ארוכים, אבל אנחנו נחושים. वहीं रूस के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि अमेरिका जो चाहता है वही करना चाहता है। वो चाहता है फ़िलिस्तीन में मेरे हिसाब से हो, इजराइल में भी मेरे हिसाब से हो, गाज़ा में जो कुछ हो रहा है मेरे हिसाब से हो, मेरी कहानी के मुताबिक हो, जो मैं चाहूँ वो हो, वही वो इजराइल से करवा रहा है। लेकिन फ़िलिस्तीन के सॉल्यूशन के बिना अरब देशों से कोई भी एग्रीमेंट फ़ायदेमंद नहीं होगा। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल अब नरम पड़ा है एक और मुद्दे पर। वो फ़िलिस्तीनियों का पैसा, टैक्स का जो पैसा है वो रिलीज़ करने को तैयार है, वो सोच रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि डायरेक्ट वो फ़िलिस्तीन को दे। वो थर्ड पार्टी तलाश कर रहा है, किसी और देश के थ्रू हम फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को पैसा दें। वहीं फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की गवर्नमेंट इजराइल और इजिप्ट से बात कर रही है कि जो गाज़ा का क्रॉसिंग बॉर्डर है उसका क्या करना है। देखिए, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी से आप उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को सपोर्ट करने वाला खुद इजराइल है। इजराइल के ख़िलाफ़ फ़िलिस्तीन अथॉरिटी काम नहीं कर सकता।
इजरायली मीडिया के अकॉर्डिंग अमेरिका एक बड़ी डील पर चर्चा कर रहा है इजराइल से और कोशिश कर रहा है, जिसमें कई तरह की डील होंगी और इस डील में सीज फायर की भी बात है। वेस्टर्न देशों में फिलिस्तीन का समर्थन अब खुलकर देखा जा रहा है। इसी तरह से एक और वीडियो वेस्टर्न देश से निकलकर सामने आई है, जिसमें एक कंपनी जो F-16 के विमान जो फाइटर जेट है उसकी जो पार्ट बनाती है कंपनी, हथियार बनाती है कंपनी, उसके बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया। Palestine! Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Palestine will be. उधर नेदरलैंड के प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू से फोन पर बात करके कहा है कि गाजा के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप मदद, दवाइयां, ह्यूमैनिटेरियन एड जाने दीजिए और साथ ही जो आप पावरफुल अटैक कर रहे हैं, सबसे खतरनाक हमला कर रहे हैं, अपने हमलों की शिद्दत को कम कीजिए। मेरे दोस्तों, मैकडोनल्ड, स्टारबक्स और कई सारी कंपनियों के बाद अब पिज्जा हट का आपको बाइकआउट करना होगा। जी हां, तमाम मुसलमानों पर अब यह वाजिब है कि पिज्जा हट का भी बाइकआउट करो। जैसे मैकडोनल्ड का पेशाब निकाला, स्टारबक्स को हिला कर रख दिया, आप भी बाइकआउट आज से शुरू कर दीजिए। पता है क्यों? ये तस्वीर देखिए। पिज्जा हट ने भी इजरायली फौजियों को फ्री में पिज्जा और अपना वही खाना वाना ये सब बांटा है। लिहाजा पूरे आप भारत में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, जहां भी रहते हो, पिज्जा हट का बाइकआउट शुरू करिए आज से। स्टोरी लगाइए, मेंशन कीजिए, शेयर कीजिए। इतना जो क्लिप मैंने बोला है सिर्फ इसको क्रॉप करके आप हर जगह शेयर कीजिए। दोस्तों, इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक कानून बना दिया है, एक नोटिस जारी कर दिया है कि किसी भी गाजा के रहने वाले इंसान का इलाज इजराइल के किसी भी अस्पताल में नहीं होगा। मेरे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने हमास के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए 6 अलग अलग लोगों पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि ये हमास को पैसा देते थे। मेरे दोस्तों, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप कंपेयर कर ही नहीं सकते गाजा को और यूक्रेन को, क्योंकि गज़ा में कोई भी जगह सेफ नहीं है। गज़ा के अंदर जो मरीज़ हैं, जो घायल हैं, उनके लिए भी ये गाजा सेफ नहीं है। कोई गाजा का कोना, चाहे कोई भी हो, सेफ नहीं बचा है। तो यूक्रेन और गाजा का कंपैरिजन है ही नहीं। मेरे दोस्तों, इस पूरी जंग में पहली बार इजराइल के बड़े शहर पर एक मिसाइल पहुंच गई, हाइफा पर। हाइफा इजराइल का बड़ा शहर है, पॉश इलाका है, पॉश शहर है। आप बता दूं कि वहां मिसाइल पहुंची। कमाल की बात यह है कि ये मिसाइल किसकी है ये नहीं पता, लेकिन इजराइल ने पूरी ताकत से इसको मारकर गिरा दिया। उधर स्विट्जरलैंड में इजराइल का राष्ट्रपति पहुंचा था। किसी शख्स ने, नाम क्लियर नहीं हुआ है, किसी शख्स ने उसी इजरायली राष्ट्रपति पर अपने ही देश में क्रिमिनल चार्ज लगाकर केस दर्ज कर दिया है। अब ये पूरा मामला खुलकर सामने नहीं आया कि क्या चार्ज है, किसने कंप्लेंट किया है, उसकी क्या डिमांड है, राष्ट्रपति ने जो इजराइल का उसने ऐसा क्या कर दिया है। अभी यह सब खुलना बाकी है। अमेरिका का विदेश मंत्री यानी अमेरिका भीख मांगने में कामयाब हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मिडिल ईस्ट के दौरे पर जब आए थे तो उसमें एक काम में उनको कामयाबी मिल गई है, वो ये कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के सामने 5 अरब देशों को मना लिया है कि वो गाजा को पैसा लगाकर दोबारा से बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि हमास को फंड करने वाला, पैसा देने वाला ये इजराइल था, क्योंकि इजराइल चाहता था कि फिलिस्तीन अथॉरिटी से मजबूत हमास को कर दिया जाए। अब भुगतना पड़ रहा है और इजराइल इल्ज़ाम लगा रहा है कि ईरान ने फंड किया हमास को, फलाने ने फंड किया हमास को। यूरोपीय यूनियन ने खुद कह दिया कि फंड करने वाला हमास को ये खुद इजराइल है। मेरे दोस्तों, भारत के अखबार भले ही आतंकवादी सैनिकों का साथ दे रहे हैं,
लेकिन अब इजराइल का वॉर क्राइम इतना बढ़ चुका है कि अब इजराइल के खिलाफ बातें जो मार्केट में और मीडिया में आ रही हैं वो अखबार भारत के लिख रहे हैं। जैसे दैनिक भास्कर ने हिबा की कहानी को कवर किया। ये है वो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। अल जजीरा ने इंटरव्यू लिया था हिबा का, तो वही अल जजीरा के सोर्स से अब भारत के अखबार ने भी लिख दिया है। कहानी ये है कि हिबा बताती हैं कि हमारे अपार्टमेंट में इजराइल ने रेड डाली और हमारे परिवार वाले और जो बिल्डिंग में रहते थे सबको एक फ्लोर पे इकट्ठा किया, सभी के शौहरों को नंगा करके हमारे ही सामने पेट के बल लेटा दिया और एक एक करके हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने हमारे शौहरों को, पतियों को गोली मारने लगे। मेरे साथ मेरा बेटा था छोटा सा, जो 5-6 साल का बच्चा है। वो ये सब देखकर बेहोश हो गया, क्योंकि एक इंसान को जब गोली लगी फिलिस्तीनी को तो वो मेरे बेटे के ऊपर गिरा, बेटा भी गिर गया, बेटा बेहोश हो गया। बेहोश हुआ तो इजराइल के सैनिकों ने सबको मारने के बाद सबकी बॉडी को चेक किया कि कोई ज़िंदा तो नहीं रह गया, तो मेरे बेटे को भी चेक किया, वो बेहोश था तो उसको लगा सैनिक को कि ये भी मर गया। ये सब देखने के बाद हमें लग रहा था कि अब हमारा नंबर है, लेकिन इसी बीच अचानक से सारे इजराइल के सैनिक पूरा कत्लेआम मचाकर बाहर निकले और फिर बाहर निकलकर हमारी बिल्डिंग पर गोलीबारी करने लगे। इस खतरनाक गोलीबारी में मेरी गोद में मेरी 3 साल की बेटी थी, आँख उसकी खुली थी, खुली आँख में सीधे आकर एक गोली लगी और दूसरी गोली उसकी गर्दन में लगी और 6 साल की बिटिया मेरी ये सब होता हुआ देख रही थी। दोस्तों, ये सीधा सीधा इजराइल का वॉर क्राइम है और ऐसी रोज़ दसियों कहानियाँ गाज़ा में हो रही हैं। फिलहाल की इस रिपोर्ट पे इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए, दुआओं में याद रखिए और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। जय हिंद।